हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है इसको पहले मैं डिस्कस करूँगा। उसको समझाने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ज़रा ध्यान देना, मैंने आपको यहाँ पर कुछ बोर्ड पे पहले से लिख रखा है, ज़रा ध्यान दें इसको। असाइनमेंट प्रॉब्लम है क्या, पहले मैं आपको ये बता दूँ। जैसे कोई कंपनी है, ओके, बहुत एक सिंपल से लैंग्वेज में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कोई भी कंपनी है, वहाँ पर उसको कोई भी कंपनी है, इंडस्ट्री है, वहाँ पर कुछ वर्कर्स को उसको हायर करना है। जो वर्कर्स हैं उनको पर्टिकुलर जॉब्स आपको देनी होगी। किस वर्कर को कौन सी जॉब में दूं जिससे मिनिमम से मिनिमम सैलरी में आपका काम चल जाए, इसी प्रॉब्लम को हम असाइनमेंट प्रॉब्लम कह देते हैं। एक पर्टिकुलर काम को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को आप असाइन कर देते हैं, इट इज़ नॉन एज असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसी को हम असाइनमेंट प्रॉब्लम कह देते हैं। ओके, अब जरा देखना, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान देना। जैसे मैंने माना ये नंबर ऑफ जॉब्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जेथ, आफ्टर देन ये nth जॉब है। ये नंबर ऑफ पर्सनस है, पहला पर्सन है, दूसरा, सेकंड, ith एंड nth पर्सन है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स दीज मस्ट बी सेम। जितने पर्सनस होंगे उतनी ही जॉब्स होंगे। जब आपके पास लोगों की संख्या है, जितनी जॉब्स हैं उतनी ही तो मैं वैकेंसीज के अंदर फिलअप कर सकता हूँ, या जितने भी आपके पास पर्सनस हैं उन्हीं को तो मैं जॉब दे सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ जॉब दे मस्ट बी इक्वल। इट मीन्स दिस मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर in assignment problem. Okay, एक्चुअल में असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ये एक पर्टिकुलर केस होता है इन विच नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आर सेम। ओके, अब जरा देखो, यहाँ मैं समझाता हूँ। इसका मतलब है मैंने यहाँ पर कितने लोग लिए हुए हैं, कितनी जॉब्स हैं आपके पास, n। जब आपके पास n जॉब है तो नंबर ऑफ पर्सनस भी कितने हैं हमारे पास, n। इस n जॉब्स को, n पर्सनस को आपको एलोकेट करना है। अगर सभी पर्सनस को सारी की सारी जॉब्स मिल जाती हैं तो असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होगी वो हमारी ऑप्टिमल हो जाएगी। वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। पहले यहाँ देखें, ये नंबर ऑफ़ पर्सनस दिए हैं, ये नंबर ऑफ़ जॉब्स दिए हैं, ये नंबर ऑफ़ पर्सनस दिए हुए हैं। इसका मीनिंग क्या है, ये जो मैट्रिक्स होती है इट इज़ कॉल्ड कॉस्ट मैट्रिक्स। इसको हम कॉस्ट मैट्रिक्स कह देते हैं। मीनिंग क्या है मैं समझाता हूँ। ये पहला पर्सन है, अगर इसको आप ये जॉब देंगे तो वो इस जॉब को इतने कॉस्ट में काम करेगा उस जॉब के ऊपर। यानी इस जॉब को करने के लिए पर्सन C11, C मीन्स कॉस्टली है, 11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है, इसलिए C11 इंडिकेट कर दिया। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट जॉब को इतने रुपए में काम करेगा उसका। कोई सेकेंड जॉब को अगर आप देते हैं इस फर्स्ट पर्सन को तो इसकी कॉस्ट उसने अपनी डिसाइड कर रखी है। थर्ड, अगर मैं jth जॉब दूँ इस फर्स्ट पर्सन को तो ये CIG कॉस्ट में काम करेगा। आफ्टर देन इसी तरीके से अगर मैं nth जॉब इस फर्स्ट पर्सन को दे देता हूँ तो उसकी कॉस्ट ही है। ऐसे ही सेकेंड पर्सन की ith तरीके से हमें ये लास्ट वाली रो nth पर्सन के लिए दे रखी है। nth पर्सन अगर फर्स्ट जॉब को करेगा तो उसकी कॉस्ट ये दे रखी है। आफ्टर देन ये दे रखी है, ये दे रखी है। ऐसे ही अगर ये nth कॉलम को, मतलब nth जॉब अगर nth पर्सन को आप देते हैं उसकी कॉस्ट ये लिखी हुई है। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स होती है इट इज़ कॉल्ड कॉस्ट मैट्रिक्स। जितनी जॉब्स हैं उतने ही पर्सन से नंबर ऑफ रो और कॉलम कैसे होनी चाहिए, दे मस्ट बी इक्वल। अगर इन सारे पर्सन्स को मैं ये जॉब असाइन कर दूं या फिर ये सारी जॉब इन पर्सन को असाइन कर दूं, अगर ऐसा हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपकी ऑप्टिमाइज हो गई और यही आपका रिजल्ट होगा। यहाँ पर जो भी कॉस्ट आएगी उनको हम यहाँ पर इंडिकेट करके लिख देंगे। आफ्टर देन उनका सम होगा, ये मिनिमम जेट कहलाएगा। आपकी कोशिश ये रहती है कि जब हम किसी कंपनी में अपने वर्कर्स को हायर कर रहे हैं तो वो कम से कम पैसे में हायर हो जाएँ। इससे क्या होगा कि हमारी जो कॉस्ट होगी, आपको उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर खर्च करना होगा या उनकी सैलरी के लिए जो हमें पैसे देने होंगे वो कम से कम पैसे देने होंगे, क्योंकि मैं कम से कम पैसे में उनसे काम कराना चाहूँगा एज ए मैनेजर। अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं तो आप क्या चाहेंगे कि कम से कम पैसे में हम पूरा का पूरा काम करा लें, ओबियसली। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इस प्रॉब्लम के थ्रू। अब ज़रा देखना है, यहाँ पर मैंने आपको किया है, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये ith पर्सन को ये jth जॉब दे दूँ, यानी ith पर्सन था, ith जनरलाइज हो गया, कोई भी पर्सन हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ith पर्सन को अगर मैं jth जॉब दे दूं तो इसकी कॉस्ट हो गई CIJ। क्लियर, यानी इस कॉस्ट में वर्क करेगा। तो इसका मिनिमम जेड निकालने का प्रोसेस क्या होता है, मिनिमम जेड इज इक्वल टू समेशन, क्योंकि यहाँ पर दो इंडेक्स चल रहे हैं I एंड J, तो दोनों के लिए मैंने यहाँ पर I और J के लिए समेशन लगा दिया, CIJ इंटू XIJ। बड़ा XIJ इसकी वैल्यू 1 होगी अगर आप ith पर्सन को jth जॉब दोगे। अगर मैंने ith पर्सन को jth जॉब दे दी, इसका मतलब ये जॉब खत्म हो गई। अब ये जॉब किसी दूसरे पर्सन को आप नहीं दे सकते। वही चीज़ मैंने लिखी है, XIJ इज इक्वल टू 1 इफ़
ith पर्सन इज असाइंड टू jth जॉब, अगर ith पर्सन को आपने jth जॉब दे दी देन xi इज इक्वल टू 1 एंड रेस्ट ऑफ द केसेस में ये 0 होगा। यानी अगर ith पर्सन को मैं फर्स्ट जॉब दूंगा इसके लिए xij 0, सेकेंड जॉब दूंगा इसके लिए 0, थर्ड देंगे इसके लिए 0, केवल jth के लिए कॉस्ट ही होगी, बाकी सभी के लिए 0 होगी, क्योंकि एक जॉब को आप एक से ज़्यादा पर्सन को नहीं दे सकते। क्लियर? यहाँ पर वैल्यू लिख के मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, और ये जो वैल्यू होगी ये आपकी मिनिमम होनी चाहिए। बहुत सारे सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसमें जो सबसे मिनिमम होगा वही हमारा ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन होता है। क्लियर हुआ चीज़? अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से ये असाइनमेंट को हम सॉल्व करते हैं उसको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, क्या प्रोसीजर होता है। ओके, उसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जरा इसे देखें। ओके, अब देखो मैं आपको इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। एक मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, ये पर्टिकुलर मेंस हैं और ये जॉब्स हैं। इन पर्टिकुलर पर्सनस को आपको ये जॉब्स को असाइन करना है। मेंस को मैंने A B C D करके लिया हुआ है। आफ्टर देन जो जॉब्स है उसको मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ कितनी जॉब्स हैं? 4, और नंबर ऑफ पर्सनस कितने हैं? 4, यानी 4 लोगों को इन 4 जॉब्स के अंदर असाइन करना है। किस पर्सन को मैं कौन सी जॉब दे दूँ जिससे मिनिमम पैसे में आपका काम हो जाए। ओके, वैसे तो मैं अलग अलग तरीके से करूँ, यहाँ n नंबर से n जॉब है, फैक्टोरियल n तरीके से मैं अरेंज करता रहूँ तो ये बहुत टफ हो जाता है, कैलकुलेशन वाइज बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन अगर एक मैं प्रोसेस यूज़ करता हूँ, इससे आप बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस पर्सनस को मैं किस जॉब को असाइन कर दूँ जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम या जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो उनकी सैलरी के ऊपर खर्चा आएगा, वो कम से कम आए। इसके लिए देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में हम इस टेबल, ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स है, इसको हम मॉडिफाई करते हैं, इसको हम थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करने का क्या प्रोसेस होता है, ज़रा ध्यान देना इसको। ओके, फर्स्ट रो स्टेप्स चेक करना। फर्स्ट रो को आप सिलेक्ट कीजिए, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट दैट इज़ 11, इस रो के बाकी के सारे एलिमेंटों से इसको माइनस कर दीजिए। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पर मैं फर्स्ट रो को चेक करूँ तो फर्स्ट रो हमारे पास ये इसका सबसे छोटा एलिमेंट 11 है, इसको मैं बाकी के सारे एलिमेंटों से माइनस कर रहा हूँ। इस रो के 18 माइनस 11 अगर मैं चेक करूँ कितना आ गया? 7। 26 माइनस 11 आपका ये 26 है। ओके, अगर मैं 11 को यहाँ से माइनस कर देता हूँ तो ज़रा चेक करना ये कितना आ जाएगा? 15। ओके, 17 माइनस 11 माइनस कर देता हूँ, ये कितना आ गया हमारे पास? 6। 11 माइनस 11 0। ओके, आफ्टर द नेक्स्ट रो, इसका सबसे छोटा एलिमेंट जैसे मैंने पहले के लिए सिलेक्ट किया था, सेम उसी तरीके से मैं सेकंड का सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड रो का सबसे छोटा एलिमेंट 13। 13 को बाकी के सारे एलिमेंटों से माइनस करो। 13 माइनस 13 इट इज़ इक्वल टू 0। 28 माइनस 13 अगर मैं चेक करूँ ये 15। ओके, 14 माइनस 13 इट इज़ इक्वल टू 1। 26 माइनस 13 इट इज़ इक्वल टू 13। फाइन, मैंने सेकेंड रो का सबसे छोटा एलिमेंट सेलेक्ट किया, इस रो के बाकी सारे एलिमेंटों से माइनस कर दिया। नेक्स्ट थर्ड रो का सबसे छोटा एलिमेंट 15। 15 को बाकी के सारे एलिमेंटों से माइनस करो। 38 माइनस 15 38 यानी 23। 19 माइनस 15 4। 18 माइनस 15 3। 15 माइनस 15 0। क्लियर? जब हम सबसे छोटे एलिमेंट को सेपरेट करते हैं तो एक जगह आपको 0 मिलना स्टार्ट हो जाता है, हर रो के अंदर एक 0 आ जाएगा। ऐसे लास्ट में चेक करो 10 तो ये आ गया 19। 26 माइनस 10 16। 24 माइनस 10 14, ये 0। आई होप ये स्टेप समझ में आ गया होगा। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? इन द फर्स्ट स्टेप वी सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट रो। ओके, फ्रॉम फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, वही मैंने किया। ये स्टेप फर्स्ट हो गया हमारे पास। इसको अगर मैं स्टेप फर्स्ट डाल दूं तो ये स्टेप फर्स्ट हो गया। ओके, अब मैं स्टेप लिखता हूं सेकेंड। जो मैंने प्रोसीजर रो के लिए किया है सेम यही प्रोसीजर हम कॉलम के लिए करेंगे। नाउ वी सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम को अगर मैं सिलेक्ट करूं, यहाँ सबसे छोटा एलिमेंट 0, बट 0 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इसके बाकी एलिमेंटों से, देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं टेबल द्वारा एक बनाता हूं इसको।
सबसे छोटा एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का इट इज इक्वल टू 0, इसको सब्ट्रैक्ट करो बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से। 7 माइनस 0 7, 0 माइनस 0 0, 23 माइनस 0 0, 19 माइनस 0, देयर इज नो इफेक्ट। इट मीन्स फर्स्ट कॉलम रिमेन्स सेम, 7 0 23 and 19. Okay, now from the second column we select the smallest element of the second column, it is equal to 4, and subtract it from all the element of that column. It means 15 minus 4, it is equal to 11. 15 minus 4, it is equal to 11. Okay, 4 minus 4 0, 16 minus 4 12. From third column, smallest element of third column, it is equal to 1. Subtract 1 from all the element of that column. Clear? 6 minus 1 5, 1 minus 1 0, 3 minus 1 2, 14 minus 1 13. Smallest element of fourth column, it is equal to 0. Subtract it from all the element of that column, there is no effect. It means 0 13 0 and 0. I hope ये दोनों स्टेप क्लियर हो गए होंगे. Okay, in the first step we select a small element of each row and subtract from all element of that row. Okay, first row, second row, third row and fourth row, we get step first. Now same process for column, then we get step second, and we select the smallest element of each column and subtract it from all the element of that column, we get second step. I hope ये दोनों स्टेप क्लियर होंगे. ये सारी कैलकुलेशन हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स में होती है. अब अगर मैं चेक करूँ इन दोनों स्टेप्स को करने के बाद आप इसमें से कोई भी रो सिलेक्ट कीजिए या कोई भी कॉलम सिलेक्ट कीजिए, हर जगह आपको एक जीरो कम से कम मिल रहा होगा. चेक कर सकते हैं. फर्स्ट रो में जीरो आ रहा है, सेकंड रो में ये 2 जीरो आ गए, इसमें एटलीस्ट 1 कम से कम एक जीरो तो होगा. एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं. इसमें 2 जीरो, इसमें 1 जीरो. कॉलम की बात करूँ, इसमें 1 जीरो, इसमें 1 जीरो, इसमें 1 जीरो, इसमें 3 जीरो आ गए. ओके, तो इसका मतलब है एवरी रो एंड एवरी कॉलम पजेस एटलीस्ट 1 जीरो. क्लियर. बट ये 2 स्टेप्स करने के बाद अब मैं इसमें असाइनमेंट देना स्टार्ट करूँगा. इन द थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में मैं असाइन करूँगा किस जॉब को मैंने किस पर्सन को दिया है, उसका एक प्रोसीजर होता है. अब जरा ध्यान देना इसको. इन द थर्ड स्टेप, अगर मैं स्टेप थर्ड की बात करता हूँ, रीराइट द टेबल. अगर इस टेबल को मैं दोबारा रीराइट कर रहा हूँ, जरा चेक करना है इसको. बहुत ध्यान से देखना. ये स्टेप इजी है, समझ में आएगा. इन क्वेश्चंस की थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान लगेगा आपको. ओके, 7. प्रोसीजर को जब 1-2 बार करोगे ना, तो ये प्रोसीजर आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा कि किसको कैसे करना है. तो एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करेंगे, हम रिजल्ट की तरफ मूव कर जाते हैं. ट्वेंटी 3 0 2 and 0. फाइनली लास्ट 19 12 13 and 0. हो क्लियर. आई होप ये समझ में आ गया होगा. इतने स्टेप को मैंने सेकंड स्टेप को रीराइट किया हुआ है. अब यहाँ पर मैं इसमें असाइनमेंट दूंगा. असाइनमेंट देने का क्या प्रोसेस होता है उसको जरा चेक करना. इसको मैंने इसके साथ लैंग्वेज नहीं लिखा है, आप लैंग्वेज लिख सकते हैं. ओके, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं. स्टेप थर्ड, इन दिस स्टेप वी असाइन द पर्टिकुलर जॉब टू द पर्टिकुलर पर्सन. ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, असाइनमेंट का प्रोसीजर क्या है. फर्स्ट रो से सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं. ओके, पहले हम रो को यूज़ करते हैं, आफ्टर देन कॉलम. पहले रो फिर कॉलम, ये प्रोसेस यूज़ करते हैं. सबसे पहले मैं फर्स्ट रो को स्टार्ट करूँगा, फर्स्ट रो से स्टार्ट करूँगा, और इस रो में मैं चेक करूँगा सिंगल जीरो कहीं आ रहा है नहीं आ रहा है. ध्यान देना, सबसे पहले हम सिंगल जीरो को चेक करते हैं. फर्स्ट रो को स्टार्ट किया, ये फर्स्ट रो हमारे पास, इसमें सिंगल जीरो कहाँ आ रही है. सिंगल जीरो अगर है तो, अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट मूव करेंगे. सेकंड में आपको सिंगल जीरो चेक करना है. फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट रो में सिंगल जीरो हमारे पास ये आ रहा है, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया. ओके, इनक्लोज इन ए बॉक्स. ओके, यानी मैंने क्या किया, फ्रॉम द फर्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड इनक्लोज द सिंगल जीरो. ओके, इनक्लोज द सिंगल जीरो इन ए बॉक्स. ओके, क्लियर हुआ. ये इनक्लोज हो गया. इसके अप एंड डाउन, जिस जीरो को मैंने इनक्लोज किया हुआ है इस बॉक्स के अंदर, उसके अप एंड डाउन उस कॉलम में जितने भी जीरो आ रहे हैं उनको क्रॉस कर दो. इस कॉलम में जितने भी जीरो आ रहे हैं उनको क्रॉस कर दो. जिस जीरो के ऊपर बॉक्स या क्रॉस हो गया वो जीरो खत्म हो गया. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट रो हो गया. आफ्टर देन सेकेंड रो हमारे पास ये है.
सेकेंड रो में कितने जीरो हैं, 1 2, इसको नहीं लेंगे, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, आफ्टर देन आगे मूव करेंगे। आफ्टर देन ये थर्ड रो में बेटा ये तो जीरो कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास सिंगल जीरो बचा है, जिसके ऊपर क्रॉस या बॉक्स आ गया वो जीरो खत्म। फर्स्ट में सिंगल जीरो था, इसके ऊपर बॉक्स लगा, अप एंड डाउन जीरो क्रॉस कर दिए। सेकंड में 2 जीरो आ रहे हैं इसलिए इसे छोड़ दिया। थर्ड में ये देखो फिर आपको सिंगल जीरो मिल गया, क्योंकि ये तो जीरो क्रॉस हो चुका है। सिंगल जीरो आ गया तो इसको बॉक्स से बंद करो, इनक्लोज करो इसको जीरो। इसके अप एंड डाउन जीरो क्रॉस करो, इसके अप एंड डाउन में कोई जीरो नहीं है तो आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर देन थर्ड रो में चेक करो, थर्ड रो में कोई भी जीरो नहीं आ रहा है, ये जीरो था, क्रॉस हो गया, तो ये रो सारी मूव हो गई। आफ्टर देन अब कॉलम में स्टार्ट करो। फर्स्ट कॉलम ये है, फर्स्ट कॉलम में आप मूव कीजिए और वहाँ पर बॉक्स बनाइए, उस जीरो को इनक्लोज कीजिए जहाँ सिंगल जीरो आ रहा है। फर्स्ट कॉलम में सिंगल जीरो ये मिल रहा है, इसको आप इनक्लोज कर दीजिए। जब आप कॉलम में चल रहे हैं तो इसके लेफ्ट और राइट जीरो क्रॉस करोगे, तो इस जीरो के लेफ्ट और राइट में जीरो क्या है, लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, राइट में देखो ये जीरो मिल गया, ये क्रॉस हो गया। जब हम रो में चलेंगे तो अप एंड डाउन जीरो क्रॉस करते हैं, और जब हम कॉलम में चलेंगे तो इसके लेफ्ट और राइट जीरो क्रॉस कर देते हो। आफ्टर देन देखो इसमें कहीं जीरो बचा, अगर ये जीरो कहीं भी नहीं आ रहा है टेबल में, इसका मतलब है कि आपका जो ये असाइनमेंट का प्रोसीजर है ये ओवर हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब है कि अब मुझे असाइनमेंट इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ ये जीरो बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि वो पर्टिकुलर जॉब आपने वो पर्सन को दे दी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर, ये हमारे पास एलिमेंट्स थे A B C D, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये A पर्सन को आपने ये फोर्थ जॉब दे दी, B पर्सन को आपने ये फर्स्ट जॉब दे दी, C को आपने ये सेकंड दे दी, लेकिन D जॉब तो आप असाइन नहीं कर पाए। ये D जो जॉब आ रही है ये आपने किसी को असाइन नहीं, कहीं क्यों, किसी भी जीरो के ऊपर ये बॉक्स नहीं है, जहाँ जहाँ ये बॉक्स आते हैं वही जॉब आपने उस पर्सन को दे दी, यही असाइनमेंट है। इसका मतलब है कि D को आपने कोई असाइनमेंट नहीं दे पाए। अगर D को मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दे पाया, इसका मतलब है कि सारी जॉब्स को मैं सारे पर्सन्स को नहीं दे पाया। अगर ऐसा है, इसका मतलब हुआ कि हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम अभी ऑप्टिमाइज नहीं हुई है। क्लियर हुआ ये चीज़? अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज नहीं, अगर ये इस रो में भी कहीं बॉक्स आ जाता, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर बॉक्स आ जाता, तो इसका मतलब सभी रो के अंदर एक बॉक्स आ गया, सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज हो गया, असाइनमेंट प्रॉब्लम खत्म। क्लियर हुआ? लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर इस डी, जो आपके पास डी पर्सन था, इसको मैं कोई जॉब नहीं दे पाया, तो इसको जॉब नहीं दे पाया हूँ, इसका मतलब है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम अभी हमारी ऑप्टिमाइज नहीं हुई है, इसको हमें और ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अगर बेटा सभी के अंदर जीरो बॉक्स आ जाता तो यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया था। तो जहाँ जहाँ बॉक्स आ रहा है उसकी कॉस्ट यहाँ से आप लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर बॉक्स आ रहा है तो ये 11 यहाँ प्लस, यहाँ पर बॉक्स आ रहा है इसका मतलब 13 प्लस, ये 0 यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब प्लस 19। और अगर इसमें भी कहीं बॉक्स होता तो वहाँ पर मैं बॉक्स लगा देता तो वो ऐड कर देता, ये मिनिमम जेड आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर बेटा असाइनमेंट नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि ये अभी ऑप्टिमाइज नहीं हुआ। इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, उसके लिए आप हंगेरियन मेथड यूज़ करते हैं, टिकिंग मेथड यूज़ करते हैं। टिकिंग मेथड क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, ज़रा ध्यान देना, इसको चेक करना। इसको सबसे पहले आप इसमें उस रो को टिक कीजिए जहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना इसको, सबसे पहले इसमें मैं वहाँ टिक करूँगा, उस रो को टिक करूँगा जहाँ पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट का मतलब ये बॉक्स नहीं है। आप चेक करो, फर्स्ट रो में बॉक्स आ रहा है, सेकेंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, फोर्थ रो में हमारे पास कोई बॉक्स नहीं है। इसका मतलब है सबसे पहले मैं टिक करूँगा, इसे नंबर डाल दूंगा 1। जैसे टिक कर रहा हूँ इसीलिए इसे टिकिंग मेथड बोलते हैं। क्लियर हुआ? किसे टिक करना है, जहाँ पे कोई भी बॉक्स ना हो। अगर एक रो है तो एक जगह टिक होगा, बाई चांस इसमें भी बॉक्स ना होता, यहाँ पे भी क्रॉस लगा होता, तो एक को फर्स्ट एक को सेकंड। क्लियर? किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड ले सकते हैं। ये क्लियर हुआ? यानी सबसे पहले मैंने उस रो को सिलेक्ट किया जहाँ पर एक भी बॉक्स नहीं था। क्लियर हुआ? यानी आपने ये रो सिलेक्ट कर ली, अब आपको जो चीज़ सिलेक्ट की आप उसी में मूव करेंगे। इस रो में मूव कीजिए आप और वहाँ टिक कीजिए जहाँ क्रॉस आ रहा है। रो में हम क्रॉस देखते हैं, कॉलम में हम बॉक्स देखते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, रो में हम क्रॉस चेक करेंगे और कॉलम में हम क्या चेक करेंगे, बॉक्स। ये देखते हैं। अगर पहले मैंने ये रो सिलेक्ट कर ली, यानी ये रो कौन सी रो हुई, जिसमें कोई भी बॉक्स नहीं आ रहा था। आफ्टर देन इस रो में चलिए आप और वहाँ पर टिक कीजिए जहाँ पर क्रॉस आ रहा है। रो में हम क्या क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस। तो इसे मैं नंबर 2 डाल दिया क्योंकि क्रॉस इसी में यहीं तो आ रहा है। अगर इसमें 2 जगह क्रॉस होता तो एक को सेकंड एक को थर्ड डाल दिया, लेकिन एक ही जगह है तो उसको मैंने क्या डाल दिया, सेकंड। इसका मतलब हुआ कि आपने ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब आप इस कॉलम में चलिए, इस कॉलम में चलिए और वहाँ पर टिक कीजिए जहाँ पर बॉक्स आ रहा है।
तो इस कॉलम में मैं कहाँ टिक करूँगा, जहाँ बॉक्स आ रहा है, बॉक्स यहाँ आ रहा है तो इसको मैं डाल दूंगा नंबर 3। क्लियर? इसका मतलब आपने ये रो सिलेक्ट कर ली। अब आप इस रो में चलिए और वहाँ टिक कीजिए जहाँ क्रॉस आ रहा है, क्योंकि रो में हम क्या चेक करते हैं, क्रॉस। तो इस रो में वहाँ टिक करना है जहाँ क्रॉस आ रहा है। क्या इस रो में अब क्रॉस है? नहीं है। इसका मतलब है टिकिंग ओवर। जहाँ ये चेन ब्रेक होती है, जहाँ भी ये चेन ब्रेक हो जाए, जहाँ भी ये चेन ब्रेक हो जाएगी वहीं आपकी टिकिंग ओवर हो जाती है, टिकिंग खत्म। तो इसका मतलब है टिकिंग हमारी खत्म हो गई। क्लियर हुआ? आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम एक नई टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये स्टेप आ गया 4th। स्टेप 4 को किस तरीके से डिजाइन करना होता है जरा ध्यान देना। ओके, ये हम नई स्टेप 4 में एक नई टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके बाद में कंस्ट्रक्ट करने से पहले इसमें एक ऑपरेशन यूज करते हैं, जरा ध्यान देना। जिस कॉलम को मैंने टिक किया है उसके ऊपर एक लाइन खींच दो इस तरीके से। क्लियर? वर्टिकल लाइन। जिस कॉलम को मैंने टिक किया उसके ऊपर मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच दी। और जो रो टिक नहीं की है, यानी कॉलम तो टिक किया उसके ऊपर लाइन खींचनी है, और जो रो आपने टिक नहीं की है, एक रो मैंने ये टिक नहीं की है और एक रो मैंने ये टिक नहीं की है, इन दोनों के ऊपर लाइन खींच दो। यानी मैं लाइन किसके ऊपर खींचूंगा? टिकिंग कॉलम और नॉन टिकिंग रो। यानी लाइन कहाँ खींचनी है, मैं यहाँ लिखे देता हूँ। लाइन कहाँ खींचते हैं? टिकिंग कॉलम एंड नॉन टिकिंग रो, इनके ऊपर आपको लाइन खींचनी होती है। जब टिकिंग करते हैं तो इनको चेक करते हैं, और टिकिंग करने के बाद आपको ये लाइन जो खींचनी है वर्टिकल, ये किसके ऊपर खींचनी है? जो कॉलम आपने टिक किया उसके ऊपर लाइन खींच दो, और जो रो टिक नहीं की थी उनके ऊपर लाइन खींचना है। क्लियर? अब जरा देखो, यहां से मैं टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, प्रोसेस देखना। ये यहां पर 2 तरीके के एलिमेंट, 3 तरीके के एलिमेंट्स आ रहे हैं। एक वो एलिमेंट है जिनके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, देखो। क्लियर? और एक वो एलिमेंट है जिनके ऊपर सिंगल लाइन आ रही है, जैसे ये एलिमेंट इनके ऊपर सिंगल लाइन है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट। और एक वो एलिमेंट आ रहे हैं जिनके ऊपर डबल लाइन आ रही है, इस तरीके से क्रॉस बन रहा है। एक ये हुआ और एक ये हुआ। क्लियर? 3 तरीके के एलिमेंट्स आ रहे हैं। एक वो एलिमेंट है जिनके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, और एक वो एलिमेंट है जिनके ऊपर सिंगल लाइन है, और एक वो एलिमेंट है जिनके ऊपर डबल लाइन आ रही है। तो जिस एलिमेंटों के ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, उन एलिमेंटों में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? देखो जरा, 7, 11, 5, 13, 12, 19, सबसे छोटा एलिमेंट 5। क्लियर हुआ? 5 को आप सिलेक्ट कीजिए और इन सारे एलिमेंटों से माइनस कर दीजिए जिनके ऊपर कोई भी लाइन नहीं थी। तो पहले मैं इस रो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बड़ा जरा ध्यान देना। 7 से मैं, इस 7 के ऊपर कोई लाइन नहीं है, तो सबसे छोटे जो भी एलिमेंट सबसे छोटा उसको माइनस कीजिए। 7 से मैं 5 माइनस करूँगा 2, 11 से 5 माइनस करेंगे 6, 5 से 5 माइनस करेंगे 0। क्लियर? और पता है जिसके ऊपर सिंगल लाइन है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो एज इट लिखा जाएगा। ये 0 वैसे लिख दिया। जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं है वहाँ से तो माइनस करना है सबसे छोटे एलिमेंट को, और जिसके ऊपर सिंगल लाइन है उनको वैसे ही लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना होता। देखो, इसके ऊपर सिंगल लाइन है तो 0 वैसे ही आ गया, इसके ऊपर सिंगल लाइन है ये 11 वैसे ही आ गया, इसके ऊपर 0 सिंगल लाइन है ये 0 वैसे ही आ गया। 13 के ऊपर डबल लाइन आ रही है, देखो प्लस बन रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर उस एलिमेंट को आप ऐड कर दीजिए। तो मैं यहाँ 5 में 13 में 5 जब ऐड करूँगा तो 13 + 5 18। क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 23 पर सिंगल लाइन है, इसको एज इट लिखो। 0 पर सिंगल लाइन है, ये एज इट आ जाएगा। 2 पर सिंगल लाइन है, ये भी एज इट आ जाएगा। 0 पर सिंगल लाइन ही डबल लाइन है, क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे मुझे एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। 0 + 5 5। लास्ट में 19 से 5 माइनस, इस पर कोई लाइन नहीं है तो उससे माइनस करना है। 19 से 5 माइनस हुआ 14, 12 से 5 माइनस हुआ 7, यही तो आ गया। ओके, 13 से 5 माइनस हुआ 8, बटा 0 के ऊपर सिंगल लाइन है, ये एज इट आ जाएगा। आई होप ये टेबल बनाना आ गया होगा। स्टेप 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखो मैं इसमें असाइनमेंट फिर दूंगा जो मैंने इस टेबल में दिया हुआ था। असाइनमेंट देने का, मेरी नई टेबल आ गई ना स्टेप 4 में। अब इसमें असाइनमेंट देने का तरीका जो मैंने आपको ये पीछे भी सिखाया, तो वही असाइनमेंट देने का प्रोसेस मैं यूज करता हूँ। फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं और आपको उस 0 को बॉक्स के अंदर असाइन करना है या बॉक्स के अंदर बंद करना है, इनक्लोज करना है उस 0 को बॉक्स के अंदर,
जहाँ सिंगल जीरो मिले। फर्स्ट रो से स्टार्ट करो। फर्स्ट रो में कितने जीरो आ रहे हैं? 2, तो इसको छोड़ दो। अगर यहाँ सिंगल जीरो होता तो उसको मैं बॉक्स से बंद कर देता। सेकेंड रो में देखो 2 जीरो आ रहे हैं, इसको भी छोड़ दो। फिर थर्ड रो पे जाओ। थर्ड रो में देखो सिंगल जीरो आ रहा है। अगर थर्ड रो में सिंगल जीरो आ रहा है तो इसको आप बॉक्स से बंद कीजिए। क्लियर हुआ? इसके अप एंड डाउन, इसी कॉलम में इसके अप एंड डाउन जितने भी जीरो आ रहे हैं उनको क्रॉस करो। कोई भी जीरो नहीं आ रहा है, क्रॉस करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर जीरो आ रहा होता तो क्रॉस कर देता। आफ्टर देन लास्ट रो में चेक करो, सिंगल जीरो आ रहा है, इसको बॉक्स से बंद करो। इसके अप एंड डाउन जीरो क्रॉस करो। ऊपर एक जीरो आ रहा है, इसको क्रॉस कर दिया। आप रोज सारी चल गए। अब मैं कॉलम में प्रोसेस यूज करूंगा। फर्स्ट कॉलम में वहां पर बॉक्स बनाना है जहां सिंगल जीरो आ रहा है। फर्स्ट कॉलम में सिंगल जीरो आ रहा है, इसको मैंने बॉक्स से बंद किया। इसके लेफ्ट राइट जीरो क्रॉस करो, तो लेफ्ट राइट में राइट हैंड साइड वाला जीरो क्रॉस हो गया। आफ्टर देन सेकेंड कॉलम में कोई जीरो नहीं है, जिसके ऊपर बॉक्स आ गया वो जीरो काउंट नहीं होता है, खत्म। इसमें चेक करना, ये जीरो तो खत्म हो गया, सिंगल जीरो ही आ रहा है, इसको मैं बॉक्स से बंद कर दूं। इसके लेफ्ट हैंड राइट जीरो क्रॉस करोगे तो वो ऑलरेडी खत्म है। आप चेक करना पूरी टेबल से जीरो खत्म हो गए। जितने भी जीरो आ रहे थे सभी के ऊपर या तो क्रॉस आ गया है या फिर उसके ऊपर बॉक्स आ गया। क्लियर? क्लियर हुआ ये चीज़? इसका मतलब है कि देखो प्रत्येक रो के अंदर एक एक बॉक्स आ गया। कभी भी एक रो में 2 बॉक्स नहीं होंगे, एक कॉलम में 2 बॉक्स नहीं होंगे। अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब गलती करेगा। एवरी रो possess 1 assignment, it means our assignment problem is optimized. क्लियर? तो मैंने क्या किया, ए पर्सन को कौन सी जॉब असाइन किया है? ए पर्सन को मैंने दी है थर्ड जॉब। बेटा बी को कौन सी असाइन किया है? बी को किया मैंने फर्स्ट जॉब। सी को मैंने असाइन किया है सेकेंड जॉब। और बेटा डी को मैंने कौन सी असाइन कर दी? फोर्थ जॉब। सारी जॉब मैंने असाइन कर दी। अगर आपको मिनिमम जेड निकालना है तो मिनिमम जेड कितना हो जाएगा? अगर मैं इनको ऐड करूं, जहां जहां ये बॉक्स लगा हुआ है वो कॉस्ट आप फर्स्ट टेबल से चेक कर लो। फर्स्ट रो में थर्ड, ओके कॉलम, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम यानी 17 प्लस सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम 13, ओके। थर्ड रो में सेकेंड कॉलम, थर्ड रो में सेकेंड कॉलम 19, ओके। लास्ट रो में फोर्थ कॉलम, लास्ट रो में फोर्थ कॉलम 10। क्लियर? आप इनको ऐड कर लीजिए। ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? मिनिमम जेड 59। क्लियर? तो इसका मिनिमम जेड कितना है कि जो 59 यूनिट है, जो भी हो 1000 हो 100 हो, इतने रुपए में आप चारों लोगों को ये चारों जॉब असाइंड कर दोगे। क्लियर हुआ? आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। वीडियो को 2 बार जो मैंने टिकिंग सिखाई यहाँ पर, इसको आप 2 बार चेक करना। और असाइनमेंट देने का प्रोसेस जो मैंने बताया, कम से कम 1-2 बार इस चीज़ को चेक करके आप देखो। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत यूज़फुल है, आप ट्राई कीजिए इसमें। और एक चीज़ देखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार टिकिंग करनी हो। अगर यहाँ सभी रो के अंदर बॉक्स ना होता तो मैं टिकिंग को फिर दोबारा यूज़ करता। और टिकिंग मैं तब तक यूज़ करता रहता हूँ जब तक कि सभी रो के अंदर एक बॉक्स ना आ जाए। क्लियर हुआ? जो मैंने प्रोसेस सिखाया आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक चीज़ ध्यान देना इसको, जब ये सिंगल जीरो होती है, मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ सिंगल जीरो को। अगर ये सिंगल जीरो ना रो में आ पा रही है ना कॉलम में आ पा रही है, फिर हम डबल जीरो को चेक करते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक से ज़्यादा फिल होते हैं, वो सॉल्यूशन डिजनरेट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप उन दो, जैसे किसी रो में मान लिया कि किसी कॉलम में चल रहे हैं, किसी भी रो में चल रहे हैं, आपको सिंगल जीरो मिल ही नहीं रहा है, तो फिर हम सिलेक्ट करते हैं 2 जीरो वाली रो, और उसमें से किसी एक जीरो को आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, बाकी जीरो को क्रॉस कर दीजिए। फिर वही सेम प्रोसेस इसका आप यूज करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको आप लगाइए, चेक कीजिए, ओके। और देखना इसको 1-2 क्वेश्चन जब आप अपने आप लगाएंगे तो चीज़ ये समझ में आएगी आपको। ओके, थैंक यू।